रुद्रराम गांव में सास शांभवी की अप्सरा और नक्षत्रा नाम की दो बहुएं थीं, पर उनकी खास बात थी फिल्मों के लिए उनका पागलपन। फिल्में देखती थीं, फिल्मों के बारे में बात करती थीं, अपनी पसंद के सीन्स की शूटिंग करके YouTube पर अपलोड करती थीं। सुबह तकरीबन 9:30 बजे उठकर शांभवी हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाती है। बहू, कोई मेरे लिए चाय तो ले आओ। बहुत बार आवाज देने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिलता तो शांभवी को शक होता है, इसलिए वो किचन में देखने जाती है। सिंक में बर्तन भरे हुए हैं, किचन भी उतना साफ नहीं है। फिर गुस्से में वो दरवाजा खोलती है और बाहर देखती है। बाहर के बरामदे में भी बहुत सारा कचरा था। ये सब कुछ देखकर शांभवी को गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से हॉल में आती है और दीवार घड़ी देखती है। सुबह हो चुकी है, 9 से भी ज्यादा बज चुके हैं। दोनों बहुएं अभी तक नहीं उठी, अब तक सोई हुई हैं। आखिर घर की बहुएं हैं, कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? क्या फिल्मों के लिए पागल होना सही है? फोन पर रात 1:30-3 बजे या 4 बजे तक मूवी देखना और फिर सो जाना। अब सुबह 10 बजे या दोपहर 12 बजे तक उठना। छी छी, अब से मुझे उनके साथ फिल्मों के बारे में बात करना बंद करना पड़ेगा। सास होने के नाते जब मैं जल्दी उठूंगी तो मेरे पीछे पीछे मेरी बहुओं को भी उठना ही होगा। उनको तो अब मैं देखूंगी। ऐसा कहकर वो टीवी के पास से एक बड़ा डंडा लेकर आती है। वो सबसे पहले बड़ी बहू अप्सरा के रूम में जाती है। अप्सरा वहां कहीं दिखाई नहीं देती। बड़ी बहू पलंग पर तो नहीं है, वो बाहर भी नहीं है। क्या वो मेरे बेटे के साथ खेत में गई? नहीं, वो घर के सामने के आंगन की सफाई के बिना कहीं नहीं जाएगी। ये सोचकर वो बाथरूम में जाती है और दरवाजे को जोर से धक्का देती है। अप्सरा वहां भी नजर नहीं आती। मेरी दोनों बहुएं बिल्कुल उल्टी खोपड़ी की हैं। उनको पता है अगर वो बिस्तर पर सोएंगी तो मैं आकर उनको जगा दूंगी। लगता है कहीं और जाकर सोई हुई हैं। वो इसके बारे में सोच ही रही थी, इधर उधर उन दोनों को खोज रही थी कि तभी उसे बिस्तर के नीचे एक पैर दिखाई दिया। शांभवी समझ गई ये बड़ी बहू अप्सरा है। बिस्तर के नीचे से निकलो, ऐसा बोलकर उसे छड़ी से मार लगाती है। बड़ी बहू अप्सरा को छड़ी की मार से दर्द होता है और वो गुस्से से मारने वाले को खोजती है, लेकिन सासू माँ शांभवी को गुस्से में छड़ी पकड़े देखती है। ओह सासू माँ! अप्सरा बिस्तर से नीचे से उठती है और कुछ नहीं कहती, जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है और रसोई की ओर भाग जाती है। अब देखना होगा कि छोटी बहू कहाँ पड़ी है। ये कहते हुए शांभवी छड़ी पकड़कर अपनी छोटी बहू नक्षत्रा के कमरे में गई। शांभवी बिस्तर की ओर देखती है, नक्षत्रा कहीं नजर नहीं आती। वो जाकर बाथरूम में देखती है, वहां भी नहीं दिखाई देती। सास शांभवी सोच में पड़ जाती है, ये क्या, छोटी बहू ज्यादा होशियार है। ना बिस्तर ना बाथरूम में, कहीं और ही लेटी पड़ी होगी। वो इधर उधर देखती है, लेकिन छोटी बहू दिखाई नहीं देती। तभी उसे खर्र खर्र खर्राटे सुनाई देते हैं। वो सोचती है कि यह आवाज कहां से आ रही है। तभी वो ऊपर की ओर देखती है। ऊपर अटारी में एक साड़ी दिखाई देती है। सास शांभवी समझ जाती है अटारी में छोटी बहू ही सो रही है। बिस्तर पर चढ़कर उसके हाथ में छड़ी से 2 मार लगाती है। मार पड़ते ही छोटी बहू तेजी से उठती है और सास को गुस्से में छड़ी पकड़े देखती है। अटारी से कूदकर रसोई की ओर भाग जाती है। दोनों बहुएं जल्दी जल्दी घर के कामों को पूरा कर लेती हैं। फिर नक्षत्रा गले में कैमरा पहनकर हॉल में आती है। अप्सरा पैड और पेन लेकर स्क्रिप्ट लिखने आती है। सास शांभवी हॉल में बैठकर टीवी की फिल्म देख रही थी। सासू माँ चलो शूट करते हैं। शांभवी ध्यान नहीं देती और फिल्म देखना जारी रखती है। दोनों बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखती हैं। सासू माँ, अरे मैं बहरी नहीं हूँ, इसलिए इतना जोर से मत चिल्लाओ। पहले इस फिल्म को देख लेते हैं, फिर इसके खत्म होने के बाद चलेंगे। सासू माँ और दोनों बहुएं टीवी पर आ रही फिल्म देखने लग जाती हैं। वे फिल्म देखने में इतना डूब जाती हैं कि इस बीच एक भिखारी उनके घर आता है और चिल्ला चिल्लाकर जब चावल मांगता है, तब भी फिल्म देखने में खोई हुई उन्हें भिखारी की आवाज सुनाई नहीं देती। इधर भिखारी खुद दरवाजा खोल देता है, धीरे धीरे घर के अंदर आ जाता है। वो सास बहू को टीवी पर फिल्म देखते हुए देखता है। भिखारी को तब समझ आता है, तो ये है असली बात। अब तो भले ही धरती फट जाए
पर ये नहीं सुनेंगी, ये किसी को नहीं देखेंगी, भले ही सुनामी आ जाए और देश को बहा ले जाए। ऐसा सोचकर वो खाने की मेज पर खुद चला जाता है और चावल, दाल, चिकन सब ले लेता है और घर से बाहर निकल जाता है। जाते जाते हर घर में ऐसी फिल्मों के पीछे पागल सास बहू होनी चाहिए, ये मेरे जैसे लोगों के लिए किसी त्योहार से कम ना होगा। ऐसा सोचकर वो खुशी से आगे बढ़ता है। जब टीवी पर फिल्म खत्म होने लगी तो सास बहू की सास में सास आई। सास शांभवी दोनों बहुओं को गुस्से से देखती हैं क्योंकि वो उसके बगल में सोफे पर बैठ गई थी। बहुओं को तुरंत समझ में आया और उठकर खड़ी हो गई। छोटी बहू के गले में कैमरा है और बड़ी बहू के हाथ में पेन और कागज। अच्छा, तुम दोनों बिना कुछ खाए पिए कैमरा और पेन क्यों पकड़ी हो? हमने तो खा लिया, आपने नहीं खाया था? ये सुनकर शांभवी को और गुस्सा आ गया। गुस्से में जाकर वो खाने की मेज पर बैठ गई। बहुएं वहां चावल परोसने आई, पर जब ढक्कन खोले तो चावल नहीं था। बहुएं चौंक गई। शांभवी उन्हें गुस्से से देख रही थी। डरकर वे चिकन का ढक्कन खोली, वो भी खाली। बहुएं घबराकर एक दूसरे को देखती हैं। तुमने मेरे बिना खाना पकाया और पेट भर खाया, आज तुम दोनों को छठी का दूध याद दिलाऊंगी मैं। हाथ में थाली लेकर बहुओं को मारने आगे बढ़ती है। बहुएं दौड़ने लगती हैं। तब वे दरवाजे के बाहर जाकर देखती हैं कि भिखारी का कटोरा पड़ा है। इस पर बहुएं बहुत हंसती हैं और आगे दौड़ती ही जाती हैं। उनके पीछे सास शांभवी दौड़ रही होती है। इस तरह दौड़ते दौड़ते वे खेत पहुंच जाती हैं। अब किसी में दौड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। फिर हमारे पास कल पोस्ट करने के लिए वीडियो नहीं है, बताओ क्या शूट करें? तुम्हें कुछ तो लिखा होगा, वही करते हैं। लिखा हुआ तो घर पर भूल आई। ठीक है, तो फिर फिल्म बाहुबली में एक सीन है जहां कटप्पा अपने सिर पर बाहुबली का पैर रखवाते हैं, चलो वही करेंगे। सास शांभवी अपने मन में, मुझे बिना खाना खिलाए भूखा रखा, अब तुम देखती जाओ, मैं तुम्हारी चीखें निकाल दूंगी, देखती जाओ, वो ऐसा सोचती है। बहुएं सास की साजिश समझ जाती हैं और एक दूसरे को ये सीन को करने के लिए जोर देने लगती हैं। सास सब समझ जाती है। मैं तुम्हारा डर समझती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों की पीठ में छुरा घोंप दूंगी? अगर तुम्हें लगता है तो बहुत गलत सोच है। क्या कभी मैं अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा करती हूँ? नहीं सासू माँ, कभी नहीं। बताओ क्यों डर रही हो, क्या मामला है? नक्षत्रा ने कैमरा ऑन किया और तैयार हो गई। अप्सरा फिर अपने हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर लेकर दौड़ती हुई आती है। शांभवी तुरंत पीछे मुड़ जाती है। करीब जाकर अप्सरा शांभवी की टांगे पकड़ लेती है और वो अपना पैर उसके सिर पर रख देती है। तो इस तरह सास बहू दिन के समय फिल्म्स के सीन शूट करती थी। लेकिन हाय रे, लॉकडाउन में इस शूटिंग को रोकना होगा। नहीं, शांभवी और रघुराम महादेवपुर गांव का जाना माना जोड़ा था। उनका एक बेटा था किरण। किरण बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री करते हुए गांव में जैविक खेती कर रहा था। माता पिता को उसकी शादी की चिंता थी। शादी के प्रस्ताव को किरण हर बार बहाने बनाकर टाल देता था। इस तरह 2 साल गुजर गए। इस बार शांभवी अटल थी। किसी भी तरह बेटे को ब्याहकर मनचाही बहू घर लाना चाहती थी। अब हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। उसके सारे दोस्तों की शादी हो गई और उनके बच्चे भी हो गए। न जाने क्यों हमारा किरण शादी के नाम से ही कतराता है, समझ नहीं आता। हाँ शांभवी, लगता है हमें उसे किसी को दिखाना चाहिए। किसको दिखाएंगे? और उसको हुआ क्या है कि कहीं दिखाएं? तुम हमेशा पंडित जी की बात करते रहते हो, कभी ये क्यों नहीं कहते कि तुम उनसे बात करके उसे शादी के लिए मनाओगे? इस बीच बातों ही बातों में किरण खेत से घर आता है और उसकी शादी के लिए कुछ ऐसा कहता है। माँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। वो क्या खुशखबरी है बेटा? उस सफेद गाय या भैंस के बच्चे होने की खबर है, या फिर 2 बंदरों की या पंछियों की शादी की खुशखबरी है? क्या बात है, बोलो। माँ, मुझे शादी करनी है, लड़की ढूंढो मेरे लिए। लड़की की शादी की इच्छा जानकर शांभवी और रघुराम बहुत खुश हुए। शांभवी तो खुशी से झूम उठी। तुरंत पंडित को बुलाया गया। पंडित सौंदर्या उसी गांव में रहते थे। फोन के बजने पर पंडित जी ने फोन उठाया। नमस्कार माता जी, बड़े दिनों बाद याद किया। अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो बता दीजिए, मैं तुरंत उस पर लग जाता हूँ। बताइए बताइए।
हमारे बेटे के लायक लड़की हो तो बता दीजिएगा जरा। देखना पड़ेगा आपको कैसी बहू चाहिए, बताइए। लड़की पढ़ी लिखी होनी जरूरी नहीं, अच्छे दिल की हो और बड़ों का आदर करे, यही बहुत है। ऐसी लड़की ढूंढिएगा। पैसे का लालच नहीं है हमें, लड़की सुशील हो और हमारी बात सुने तो बहुत है। समझ गए ना आप कैसी लड़की चाहिए? समझ गया। एक बात मैं कहूं तो आपको ऐसी बहू चाहिए जो आपकी सुने। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल सही पंडित जी। मैं तो आपकी पसंद का रिश्ता ढूंढ के ही मिलूंगा। ठीक है पंडित जी, फिर मिलेंगे आपसे। शांभवी बहुत खुश होती है और आसपास पड़ोस में अपने बेटे की शादी की बात करती है। सौंदर्य अपनी स्कूटी पर सवार होकर पड़ोस के गांव के एक छोटे से किसान सुब्बैया के घर जाता है। पंडित जी को देखकर सुब्बैया उनका हालचाल पूछता है। सुब्बैया, क्या तुमने पड़ोस के गांव की शांभवी जी का नाम सुना है? वे अपने बेटे की शादी करना चाहती हैं। लड़की ढूंढने का जिम्मा मुझे सौंपा गया है। अगर तुम कहो तो तुम्हारी बेटी की बात करूं, लड़की देखने के लिए बुलाऊं? हाँ पंडित जी, मैंने शांभवी जी का नाम सुना है, बड़े घर के लगते हैं। मैं तो साधारण किसान हूँ, उन्हें दहेज और सामान नहीं दे पाऊंगा। उसकी चिंता आप मत कीजिए, लड़के ने कह दिया है कि उसे ये सब कुछ नहीं चाहिए, बहुत अमीर है, दहेज का क्या करेंगे। वनजा ने जब ये बात सुनी तो उसको ये रिश्ता बहुत पसंद आया। उसको रिश्ता मंजूर था, लेकिन सबके सामने कुछ ना कह पाई। मन ही मन सोचने लगी, शादी करूंगी तो इन्हीं से करूंगी। कहते हैं शादी सिर्फ लड़के से नहीं होती। मेरे बेटी के ब्याह कर ससुराल जाने के बाद सास दहेज न लाने पर ताना कसेगी तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो मैं खामोश थोड़ी न रहूंगी, अपनी कराटे किक्सन को चुप करवा दूंगी। हाँ बाबा, लगता है लड़की को रिश्ता बहुत पसंद आया, तो मैं क्या उन्हें लड़की देखने बुला लूं? लगता है रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। सुब्बैया हाँ करता है। उनके घर से निकलते ही पंडित शांभवी को फोन करता है और रिश्ते की बात करता है। शांभवी लड़की देखने के लिए हाँ कर देती है। सुब्बैया जी, वो कल तुम्हारे घर लड़की देखने आ रहे हैं। एक काम कीजिएगा, लड़की को साड़ी ही पहनने दीजिएगा। शांभवी जी को बस एक बार पसंद आ जानी चाहिए लड़की, बस मजे ही मजे। लेकिन मेरी शादी सास से हो रही है या लड़के से? बेहुदा मजाक मत किया करो लड़की। ये बात कहकर पंडित जी चले जाते हैं। अगले दिन शांभवी अपने पति और बेटे को लेकर लड़की देखने आती है। किरण अलग एक सोफे पर बैठता है। वो लोग इधर उधर की बातें करते हैं। वनजा किरण को देखने के लिए बहुत उत्सुक होती है और दरवाजे से झांक कर देखने की कोशिश करती है। किरण भी वनजा को देखता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वनजा को सभी सदस्य देखते हैं और पसंद करते हैं। शांभवी वनजा को घर के कामकाज के बारे में पूछती है। वनजा सभी प्रश्नों का फट से जवाब देती है। तुरंत ही शादी का बाजा बज जाता है और किरण और वनजा की शादी हो जाती है। शांभवी अपनी नई बहू को घर का सारा काम समझाती है, नाश्ते से लेकर सभी रीति रिवाज और काम धाम, बहू के कर्तव्य को भी समझाती है। शांभवी सब कुछ सुनकर समझ लेती है, लेकिन सोचती है कि अगर उसने अपनी बहू का बेटी की तरह ख्याल रखा तो वो शायद उसकी इज्जत नहीं करे। इसीलिए शांभवी हर दिन बहू पर अपना रौब जमाने में लगी रहती है। एक दिन वनजा सुबह सुबह उठकर घर का सारा कामकाज करके रंगोली बनाती है और फिर उसके बाद नहा धोकर पूजा भी करती है, घर में धूप चढ़ाती है। ये देखकर शांभवी चौंक जाती है और कहती है, हे भगवान, नई बहू घर को जला डालेगी, बचाओ बचाओ, कोई है? बेटा किरण, तुम कहाँ हो? बाहर आओ, सारा घर धुआं में पड़ा है, घर जल रहा है। घर के बीचों बीच खड़ी होकर शांभवी चिल्लाती है। शांभवी की बातें सुनकर सभी डर जाते हैं और भागकर हॉल में आते हैं। हाय बहुरी, जन्म चली, क्या तू मेरे घर को आग लगाना चाहती है? बुलाओ अपने लोगों को, मुझे उनसे पूछना है कि क्या उन्होंने तुम्हें ससुराल जाकर यही करना सिखाया है? घर संवारने से पहले ही जला कर रख देगी क्या?
मेरी प्रिय सासू जी, क्या आपको समझ में नहीं आया? ये धूप है। सिर से नहाने के बाद मैंने बालों में और घर में साम्रानी चढ़ाई है। ये वही प्रार्थना है, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ माँ, वंजा ठीक कह रही है, ये तो साम्रानी का धुआं है। हाँ शांभवी, ये साम्रानी ही तो है। शांभवी मन ही मन में, अरे मैं शामरानी से इतना क्यों डर गई? पर अगर मैं कह दूं कि गलती हो गई है तो नई बहू मुझे क्या समझेगी? समझेगी कि सास को आग के धुएं का और धूप के धुएं का फर्क भी नहीं पता। मैं कह देती हूँ कि मैंने ऐसे ही बहू की परीक्षा ली थी ताकि मैं जान सकूं कि बहू सतर्क है या नहीं। सभी लोग शांभवी को हैरान होकर देखते होते हैं। उन्हें शांभवी की चुप्पी पर ताज्जुब होता है। तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? ये तो मेरी परीक्षा थी, मैंने नई बहू की सतर्कता को परखा। ये कहकर शांभवी वहां से खिसक जाती है। इस तरह शांभवी हमेशा अपनी बहू को कुछ न कुछ कहती ही रहती और हमेशा उस पर गलत लांछन लगाती रहती ताकि उसकी बहू पर से पकड़ न जाए। वनजा को भी समझ में आने लगा था कि सास उस पर जानबूझकर इल्जाम लगाती है, लेकिन वंजा अपना धीरज कायम रखती है। एक दिन वनजा और शांभवी खरीदारी करके बाजार से घर की ओर चल पड़े। इतने में एक चोर शांभवी का हैंडबैग चुराकर भागने लगता है। अरे पकड़ो पकड़ो, चोर चोर! अरे पैसे और गहने लेकर भाग रहा है। ये देखकर बहू वनजा बिजली की तरह भागी और चोर पर टूट पड़ी। चोर को जकड़कर अपनी सास के पास लेकर आई। चोर अपने बचाव में वनजा को मुट्ठी से मारने की कोशिश करता है, पर वंजा उसे देख लेती है और उसकी हड्डी पसली तोड़ देती है। शांभवी बहू की क्षमता देखकर चौंक जाती है। चोर अपने हाथ जोड़ता है और पूछता है, मैडम आप क्या खाती हो? बोलो ना। मैं एक कराटे बहू हूँ, मैंने कराटे में ब्लैक बेल्ट लिया है। ये कहते हुए वनजा अपने पैर उठाकर चोर के पेट में 2-4 किक्स मारती है। मार खाकर चोर नीचे गिर जाता है। शांभवी और वनजा एक दूसरे को संभालती हैं। शांभवी मन ही मन, हे भगवान, मुझे इस कराटे बहू से थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। बैग वापस लेकर दोनों घर की ओर बढ़ जाती हैं।